छोटे राजा लोक की कहानी। फ्रांस के तट से 2 या 3 मील की दूरी पर शांत दिन में जहाज में नौकायन करने वाला कोई भी व्यक्ति गहरे गहरे पानी में खड़े विशाल पेड़ों के तने देख सकता है। कई 100 साल पहले ये पेड़ एक बड़े जंगल का हिस्सा थे जो सभी प्रकार के जंगली जानवरों से भरा हुआ था, और जंगल के पीछे एक बढ़िया शहर था जिसकी रक्षा एक महल द्वारा की जाती थी जिसमें क्लेरिडीज के ड्यूक रहते थे। लेकिन धीरे धीरे समुद्र शहर के करीब आ गया, घरों की नींव कमजोर हो गई और गिर गई, और अंत में एक चमकता हुआ समुद्र भूमि पर बह गया। हालांकि ये सब उस कहानी के बहुत समय बाद हुआ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। क्लेरिडीज के ड्यूक हमेशा अपने लोगों के बीच रहते थे तथा युद्ध और शांति दोनों ही स्थितियों में उनकी रक्षा करते थे। जिस समय ये कहानी शुरू होती है उस समय ड्यूक रॉबर्ट की मृत्यु हो चुकी थी और उनके स्थान पर एक युवा और सुंदर डचेस रह गई थी जो उनके स्थान पर शासन करती थी। बेशक सभी को उम्मीद थी कि वह फिर से शादी करेगी, लेकिन उन्होंने अपने लिए शादी की इच्छा रखने वाले सभी लोगों को ये कहते हुए मना कर दिया कि एक आत्मा होने के कारण उनका केवल एक ही पति हो सकता है और उनकी बेटी ही उनके लिए काफी है। एक दिन वह मीनार में बैठी थी जो गर्मियों में बैंगनी और पीले फूलों से लदी एक चट्टानी घास के ऊपर दिखाई देती थी, जब उसने घुड़सवारों की एक टुकड़ी को महल की ओर बढ़ते देखा। बीच में काले और चांदी के ताने बाने वाले एक सफेद घोड़े पर बैठी एक महिला थी, जिसे डचेस ने तुरंत पहचान लिया कि वो उसकी दोस्त काउंटेस ऑफ ब्लांचलैंड है, जो खुद की तरह एक युवा विधवा है जो एबिली डेस क्लेरिज से 2 साल बड़े एक छोटे लड़के की मां है। डचेस ने उसके आगमन का खुशी से स्वागत किया, लेकिन उसकी खुशी जल्द ही रोने में बदल गई जब काउंटेस उसके बगल में तकियों के ढेर पर बैठ गई और अपनी यात्रा का कारण बताया। जैसा कि आप जानते हैं, उसने अपनी सहेली का हाथ पकड़कर उसे अपने हाथों में दबाते हुए कहा, जब भी ब्लेंचलैंड की काउंटेस मरने वाली होती है तो उसे अपने तकिए पर एक सफ़ेद गुलाब पड़ा मिलता है। कल रात मैं असामान्य रूप से खुश महसूस करते हुए बिस्तर पर गई थी, लेकिन आज सुबह जब मैं उठी तो गुलाब मेरे गाल पर टिका हुआ था। मेरे पास एक गुलाब है। इस संसार में आपके अलावा मेरी सहायता करने वाला कोई नहीं है, और मैं ये पूछने आया हूँ कि क्या आप मेरे पुत्र यूरी को ले लेंगे और उसे अबेले का भाई बना देंगे। आंसू की वजह से डचेस की आवाज़ दब गई, लेकिन उसने खुद को काउंटेस की गर्दन पर फेंक दिया और उसे अपने से चिपका लिया। चुपचाप दोनों महिलाओं ने एक दूसरे से विदा ली और चुपचाप वो महिला अपने घोड़े पर सवार होकर घर लौट गई। फिर अपने सोते हुए लड़के को अपने प्रबंधक फ्रैंकोआ की देखभाल में देकर वो चुपचाप अपने बिस्तर पर लेट गई, जहां अगली सुबह उन्होंने उसे मृत और शांत पाया। इस प्रकार यूरी और अबेले साथ साथ बड़े हुए और डचेस ने अपना वादा ईमानदारी से निभाया और उन दोनों की मां बनी। जैसे जैसे वे बड़े होते गए, वह अक्सर उन्हें अपने साथ डची की यात्राओं पर ले जाती थी और उन्हें अपने लोगों को जानना, उन पर दया करना और उनकी सहायता करना सिखाती थी। ऐसी ही एक यात्रा के दौरान फूलों से ढके घास के मैदानों से गुजरते हुए यूरी की नज़र दूर पहाड़ों के नीचे फैले एक विशाल चमकते हुए विस्तार पर पड़ी। वह क्या है, गॉडमदर? उसने हाथ हिलाते हुए पूछा। मुझे लगता है कि यह किसी दैत्य की ढाल है। नहीं, चांद जितनी बड़ी चांदी की प्लेट। एबिली ने अपने टट्टू पर खुद को घुमाते हुए कहा। यह न तो चांदी की प्लेट है और न ही किसी दैत्य की ढाल, डचेस ने उत्तर दिया, यह एक सुंदर झील है। फिर भी इसकी सुंदरता के बावजूद इसके पास जाना खतरनाक है, क्योंकि इसकी गहराई में कुछ उंडन या जल आत्माएं रहती हैं जो सभी राहगीरों को अपनी मौत के लिए लुभाती हैं। झील के बारे में और कुछ नहीं कहा गया, लेकिन बच्चे इसे नहीं भूले और एक सुबह जब वे महल में लौट आए तो एबिली यूरी के पास आए। टॉवर का दरवाज़ा खुला है, उसने फुसफुसाते हुए कहा, चलो ऊपर चलते हैं। शायद हमें कुछ परियां मिल जाएं। लेकिन उन्हें कोई परी नहीं मिली। बस जब वे छत पर पहुंचे तो झील पहले से कहीं ज्यादा नीली और मनमोहक दिखाई दी। एबिली ने एक पल के लिए उसे देखा और फिर उसने कहा, देखा, मैं वहां जाना चाहता हूं, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, यूरी ने चिल्लाते हुए कहा। तुमने सुना कि तुम्हारी माँ ने क्या कहा, और इसके अलावा ये बहुत दूर है,
हम वहाँ कैसे पहुँच सकते हैं? तुम्हें ये जानना चाहिए, अबेले ने तिरस्कारपूर्वक उत्तर दिया। अगर तुम मुझसे पूछ रहे हो तो एक आदमी होने और हर तरह की चीजें सीखने का क्या फायदा है? हालांकि दुनिया में बहुत सारे दूसरे आदमी हैं और मैं उनमें से किसी एक से यह बात पूछूंगी। योरी का रंग, एबेल ने पहले कभी इस तरह बात नहीं की थी और उससे 2 साल छोटी होने के बजाय वह अचानक कई साल बड़ी लगने लगी। वह अपनी उपहास भरी निगाहों से उसे देखती रही जब तक कि वह एक लड़की से पीछे रह जाने पर क्रोधित नहीं हो गया और उसका हाथ पकड़कर उसने निर्भीकता से कहा, बहुत अच्छा, हम दोनों झील पर चलेंगे। अगली दोपहर, जब डचेस अपनी दासियों के साथ अपने टेपेस्ट्री पर काम कर रही थी, बच्चे हमेशा की तरह बगीचे में खेलने के लिए बाहर चले गए। जब उन्होंने खुद को अकेला पाया तो यूरी ने एबेली की ओर रुख किया और अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा, आना, कहाँ आई? एबेली ने अपनी आंखें बहुत बड़ी करके पूछा। बेशक, झील की ओर, लड़के ने उत्तर दिया। अबेले चुप हो गई। ये दिखावा करना एक बात है कि आप किसी दिन, बहुत समय बाद, अवज्ञाकारी बनने जा रहे हैं, और ये दिखावा करना कि आप बगीचे से निकल चुके हैं, इतनी दूर की जगह के लिए निकल पड़ना बिल्कुल दूसरी बात है। और वह भी साटन के जूते में। लड़के वाकई कितने बेवकूफ़ होते हैं। मूर्खतापूर्ण हो या नहीं, मैं झील पर जा रहा हूँ और तुम मेरे साथ जा रही हो। यूरी ने कहा, जो उस नज़र को भूली नहीं थी या माफ़ नहीं कर पाई थी जो उसने उस दिन उस पर डाली थी। जब तक, उसने कहा, तुम्हें डर नहीं लगता और उस स्थिति में मैं अकेला ही जाऊंगा। अबेले के लिए यह बहुत ज्यादा था। फूट फूट कर रोने लगी, उसने खुद को यूरी की गर्दन पर फेंक दिया और घोषणा की कि वह जहां भी जाएगा, वह भी वहां जाएगी। इसलिए, उनके बीच शांति स्थापित होने के बाद, वे निकल पड़े। यह एक गर्म दिन था, और शहर के लोग घर के अंदर सूरज के ढलने का इंतजार कर रहे थे, उसके बाद वे काम पर या खेलने के लिए निकल जाते थे, इसलिए बच्चे बिना किसी की नज़रों से बचकर सड़कों से गुजरते थे, और पुल से नदी पार करके फूलों के मैदानों में पहुंच जाते थे, जिस सड़क से वे डचेस के साथ आए थे। धीरे धीरे अबेले को प्यास लगने लगी, लेकिन सूरज ने सारा पानी सोख लिया था, और उसके लिए एक बूंद भी नहीं बची थी। वे थोड़ा आगे चले, और सौभाग्य से उन्हें पके फलों से लदा एक चेरी का पेड़ मिला, और आराम करने और ताज़ा भोजन करने के बाद, उन्हें यकीन हो गया कि वे कुछ ही मिनटों में झील तक पहुंचने के लिए पर्याप्त ताकतवर हैं। लेकिन जल्द ही अबेले लंगड़ाने लगी और कहने लगी कि उसके पैर में चोट लग गई है, और यूरी को उसके जूते को बांधने वाले रिबन खोलने पड़े और देखना पड़ा कि मामला क्या है। एक पत्थर अंदर आ गया था, इसलिए इसे आसानी से ठीक किया गया, और कुछ देर तक वे गाते और बातें करते हुए रास्ते पर उछलते रहे, जब तक कि अबेले फिर से रुक नहीं गई। इस बार उसका जूता उतर गया था, और उसे उठाने के लिए जब वह मुड़ी तो उसकी नज़र महल की मीनारों पर पड़ी, जो इतनी दूर थी कि उसका दिल बैठ गया, और वह फूट फूट कर रोने लगी। वह रो पड़ी, अंधेरा हो रहा है और भेड़िए हमें खा जाएंगे। लेकिन यूरी ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसे सांत्वना दी। अब हम झील के बहुत करीब हैं। डरने की कोई बात नहीं है। हम फिर से रात का खाना खाने घर आएंगे, वह चिल्लाया। और अबीले ने अपनी आंखें पोंछीं और उसके बगल में चल दी। हाँ, झील वहाँ थी, नीली और चांदी जैसी, जिसके किनारों पर बैंगनी और सुनहरे रंग के आइरिस उग रहे थे, और उसकी छाती पर सफ़ेद जल कमल तैर रहे थे। वहाँ किसी आदमी या किसी बड़े जानवर का कोई निशान नहीं था, जिससे अबीले को इतना डर लगता था, लेकिन रेत पर केवल छोटे छोटे कांटेदार पैरों के निशान थे। छोटी लड़की ने तुरंत अपने फटे हुए जूते और मोजे उतारे और पानी को अपने ऊपर बहने दिया, जबकि यूरी ने कुछ मेवे या स्ट्रॉबेरी ढूंढने की कोशिश की। लेकिन कोई भी नहीं मिला। मैंने थोड़ी दूर पर ब्लैकबेरी की झाड़ियों का एक समूह देखा, उसने कहा। यहाँ मेरा इंतजार करो, और मैं जाकर कुछ फल तोड़ता हूँ, और उसके बाद हम फिर से घर चल पड़ेंगे। और अबीले ने अपने सिर को नरम काई के तकिए पर टिकाकर जवाब में कुछ कहा और जल्दी ही सो गई। उसके सपने में एक कौवा, जो अब तक देखे गए सबसे छोटे आदमी को लेकर आया था, एक पल के लिए उसके ऊपर मंडराता हुआ दिखाई दिया और फिर गायब हो गया।
उसी पल यूरी वापस लौटी और उसके बगल में स्ट्रॉबेरी से भरा एक बड़ा पत्ता रख दिया। उसे अभी जगाना दुखद है, उसने सोचा, और चांदी के विलों के झुरमुट से आगे निकलकर एक ऐसी जगह पर चला गया जहां से वो पूरी झील का नज़ारा देख सकता था। चांदनी में सतह पर लटकी हल्की धुंध उसे परियों की दुनिया जैसा बना रही थी। फिर धीरे धीरे चांदी का पर्दा टूटने लगा और फैली हुई भुजाओं और लंबे हरे बालों वाली गोरी महिलाओं की आकृतियां उसकी ओर तैरने लगीं। अचानक डर से ग्रसित होकर लड़का भागने लगा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अपने पालक भाई पर आई भयंकर विपत्ति से अनभिज्ञ एबिली सोती रही और तब भी नहीं जागी जब घुटनों तक सफ़ेद दाढ़ी वाले छोटे आदमियों का एक समूह उसके चारों ओर घेरा बनाकर खड़ा हो गया। हम उसके साथ क्या करेंगे? पिक ने पूछा, जो उन सभी से उम्र में बड़ा लग रहा था, हालांकि वे सभी बहुत बूढ़े थे। एक पिंजरा बनाओ और उसे उसमें डाल दो, रग ने उत्तर दिया। नहीं, नहीं, इतनी सुंदर राजकुमारी पिंजरे में क्या करेगी? डिग चिल्लाया, और टेड, जो उन सभी में सबसे दयालु था, ने उसे उसके माता पिता के घर ले जाने का प्रस्ताव रखा। लेकिन दूसरे बौने अपने नए खिलौने से इतने खुश थे कि एक पल के लिए भी ये सुनने को तैयार नहीं थे। देखो, वो जाग रही है, पाव ने फुसफुसाते हुए कहा। और जैसे ही उसने कहा, अबीले ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। पहले तो उसने सोचा कि वह अभी भी सपना देख रही है, लेकिन जब छोटे आदमी हिले नहीं, तो अचानक उसे एहसास हुआ कि वे असली थे, और अपने पैरों पर खड़ी होकर उसने जोर से पुकारा, योरी, योरी, तुम कहाँ हो? उसकी आवाज़ सुनते ही बौने उसके चारों ओर और भी ज्यादा चिपक गए और डर के मारे कांपते हुए उसने अपना चेहरा अपने हाथों में छिपा लिया। बौने पहले तो ये समझ पाने में उलझन में थे कि क्या करें, फिर टेड उसके ऊपर लटके हुए विलो के पेड़ की एक शाखा पर चढ़ गया, नीचे झुका और धीरे से उसकी उंगलियों को सहलाया। बच्ची समझ गई कि वह दयालु होने का इरादा रखता है और अपने हाथों को नीचे गिराते हुए अपने अपहरणकर्ताओं को देखने लगी। एक पल रुकने के बाद उसने कहा, छोटे आदमियों, ये बहुत दुख की बात है कि तुम इतने बदसूरत हो, लेकिन फिर भी मैं तुमसे प्यार करूंगा अगर तुम मुझे कुछ खाने को दोगे, क्योंकि मैं भूख से मर रहा हूँ। जब वह बोल रही थी तो समूह में सरसराहट सुनाई दे रही थी। कुछ लोग बदसूरत कहे जाने पर बहुत नाराज थे और उन्होंने कहा कि वह जहाँ थी वहीं रहने के अलावा और किसी बेहतर भाग्य की हकदार नहीं थी। अन्य लोग हंसे और घोषित किया कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक साधारण मनुष्य उनके बारे में क्या सोचता है, जबकि टेड ने अपने दूध बोग को उसके लिए कुछ दूध और शहद लाने को कहा और बेहतरीन सफ़ेद रोटी जो धरती के नीचे उनके ओवन में बनाई गई थी। जितना समय अबीली को अपना जूता बांधने में लगा होगा, उससे भी कम समय में वह फिर से वापस आ गया, अपने कौवे पर सवार होकर। और जब तक उसने रोटी और शहद खाया और दूध पिया, तब तक अबीली अब डरी नहीं थी और बात करने के लिए पूरी तरह तैयार थी। छोटे बच्चों, उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा खाना बहुत बढ़िया था और मैं इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया अदा करती हूँ। मेरा नाम अबेले है और मेरे भाई का नाम योरी है। उसे ढूंढने में मेरी मदद करो और मुझे बताओ कि महल तक जाने वाला रास्ता कौन सा है, क्योंकि माँ को लगता होगा कि हमारे साथ कुछ भयानक हुआ है। लेकिन तुम्हारे पैर इतने दुख रहे हैं कि तुम चल नहीं सकते, डिग ने जवाब दिया। और हम तुम्हारी सीमा पार करके तुम्हारे देश में नहीं जा सकते। सबसे अच्छा यही है कि हम टहनियों का एक ढेर बना लें और उस पर काई लगा दें, और फिर हम तुम्हें पहाड़ों पर ले जाएंगे और तुम्हें हमारे राजा के सामने पेश करेंगे। अब कई छोटी लड़कियां अकेले ले जाए जाने के विचार से ही भयभीत हो जाती, वो नहीं जानती कि कहाँ ले जाया जाएगा। लेकिन जब एबेले अपने पहले डर से उभरी तो उसे अपने अजीब साहसिक कार्य की कल्पना से खुशी हुई। वापस लौटने पर उसे अपनी माँ और योरी को कितनी बातें बतानी पड़ेंगी। शायद वे 100 साल तक जीवित रहें तो भी कभी पहाड़ के अंदर नहीं जाएंगी। इसलिए वह अपने काई के घोंसले पर आराम से बैठ गई और इंतजार करने लगी कि आगे क्या होगा। वे ऊपर और ऊपर और ऊपर चले गए और धीरे धीरे अबेले फिर से सो गया और सूरज चमकने तक नहीं उठा। ऊपर और ऊपर और ऊपर, क्योंकि छोटे आदमी बहुत धीरे धीरे ही चल सकते थे,
हालांकि वे किसी भी मनुष्य की तुलना में चट्टानों पर तेजी से कूद सकते थे। अचानक कूड़े की शाखाओं के माध्यम से प्रवाहित होने वाली रोशनी बदलने लगी। यह शायद ही कम उज्ज्वल लग रहा था, लेकिन यह निश्चित रूप से अलग था। फिर कूड़े को नीचे रखा गया और बौने चारों ओर भीड़ लगा दी और अबेले को उसमें से बाहर निकलने में मदद की। उसके सामने एक छोटा आदमी खड़ा था जो उसकी आधी लंबाई का नहीं था, लेकिन शानदार कपड़े पहने और गरिमा से भरा हुआ था। उसके सिर पर इतने बड़े हीरे का मुकुट था कि आप सोच में पड़ जाते थे कि उसका छोटा शरीर उसे कैसे संभाल सकता है। उसके कंधों से एक शाही लबादा गिरा हुआ था और उसके हाथ में एक भाला था। राजा लोक, जंगल के बौनों में से एक ने कहा, हमें ये सुंदर बच्ची झील के किनारे सोती हुई मिली है और हम उसे आपके पास लाए हैं। वह कहती है कि उसका नाम अबेले है और उसकी माँ डचेस डेस्क्लेरिडीज है। राजा ने उत्तर दिया, तुमने अच्छा किया, वो हम में से एक होगी। और उसके हाथ चूमने के लिए पंजों के बल खड़े होकर उसने उससे कहा कि वे सब उसका ख्याल रखेंगे और उसे खुश रखेंगे, और वह जो भी चाहेगी उसे तुरंत मिल जाएगा। मुझे एक जोड़ी जूते चाहिए, अबेले ने उत्तर दिया। जूते, राजा ने आदेश दिया और अपने भाले से जमीन पर प्रहार किया, और तुरंत ही एक बौने ने मोतियों से कशीदाकारी की हुई एक सुंदर जोड़ी चांदी की जूतियां उसके पैरों में पहना दी। ये जूते बहुत सुंदर हैं, अबेले ने संदेहपूर्वक कहा, परंतु क्या आपको लगता है कि ये मुझे मेरी माँ के पास तक ले जा सकेंगे? नहीं, ये उबड़-खाबड़ रास्तों के लिए नहीं है, राजा ने उत्तर दिया, बल्कि ये पहाड़ के चिकने रास्तों पर चलने के लिए हैं, क्योंकि हमारे पास आपको दिखाने के लिए कई अजूबे हैं। छोटे राजा लोग, अबेले ने उत्तर दिया, ये सुंदर चप्पलें ले लो और इसके बदले मुझे एक जोड़ी लकड़ी के जूते दे दो और मुझे मेरी माँ के पास वापस जाने दो। लेकिन राजा लोक ने केवल अपना सिर हिलाया। छोटे राजा लोक, अबेली ने फिर कहा, और इस बार उसकी आवाज़ कांप रही थी, मुझे मेरी माँ और यूरी के पास वापस जाने दो, और मैं तुम्हें पूरे दिल से प्यार करूंगी, लगभग उतना ही जितना मैं उनसे प्यार करती हूँ। यूरी कौन है? राजा लोक ने पूछा। क्यों यूरी, जो मेरे बचपन से ही हमारे साथ रहती है, अबेले ने जवाब दिया। उसे आश्चर्य हुआ कि वह नहीं जानता था कि बाकी सभी को क्या पता था, और उसे कभी यह अंदाज़ा भी नहीं था कि लड़के का जिक्र करके वह अपनी किस्मत खुद ही तय कर रही थी। किंग के लिए लोक ने पहले ही सोच लिया था कि कुछ सालों में वो उसकी कितनी अच्छी पत्नी बनेगी, और वह नहीं चाहता था कि यूरी उनके बीच में आए। इसलिए वह चुप हो गया, और एबेली ने देखा कि वो खुश नहीं है, इसलिए फूट फूट कर रोने लगी। छोटे राजा लोक, उसने उसके लबादे का एक कोना पकड़ते हुए कहा, सोचो मेरी माँ कितनी दुखी होगी। वह सोचेगी कि जंगली जानवरों ने मुझे खा लिया है, या मैं झील में डूब गई हूँ। राजा लोक ने उत्तर दिया, निश्चिंत रहो, मैं उसे एक स्वप्न भेजूंगा, जिससे उसे पता चल जाएगा कि तुम सुरक्षित हो। इस पर अबीले का उदास चेहरा चमक उठा। छोटे राजा लोक, उसने मुस्कुराते हुए कहा, आप कितने चतुर हैं। लेकिन आपको उसे हर रात एक सपना भेजना होगा, ताकि वह मुझे देख सके, और मुझे एक सपना, ताकि मैं उसे देख सकूं। और राजा लोक ने ऐसा करने का वचन दिया। जब अबीली अपनी माँ और यूरी के बिना रहने की आदी हो गई, तो उसने अपने नए घर में खुद को काफी खुश कर लिया। हर कोई उसके साथ दयालु था और उसे दुलारता था, और फिर उसके देखने के लिए बहुत सारी नई चीजें थीं। बौने हमेशा व्यस्त रहते थे और धरती पर रहने वाले लोगों की तुलना में सुंदर खिलौने बनाना जानते थे, और कभी-कभी भूमिगत मार्गों में टेड या डिग के साथ घूमते हुए अबीली चट्टानों के बीच से नीले आकाश की एक झलक देख लेती थी, और यह उसे सबसे ज्यादा पसंद था। इस तरह 6 साल बीत गए। महामहिम राजा लोक आपको अपने कक्ष में देखना चाहते हैं, टेड ने एक सुबह अबीले से कहा, जो एक सुनहरी वीणा पर अपने लिए गा रही थी, और अबीले आश्चर्यचकित थी कि राजा अचानक इतने औपचारिक क्यों हो गए। आज्ञाकारी ढंग से उठ खड़ी हुई। जैसे ही वह प्रकट हुई, राजा लोक ने दीवार में एक दरवाजा खोला जो उसके खजाने के कक्ष में जाता था। अबीले पहले कभी वहां नहीं गई थी, और उसके सामने ढेर सारी शानदार चीजें देखकर वह चकित रह गई। दीवारों के चारों ओर सोना, जवाहरात, ब्रोकेड, कालीन बिछे हुए थे, और वह एक के बाद एक चमकती हुई वस्तु को देखती हुई इधर उधर घूम रही थी।
जबकि राजा लोक हॉल के एक छोर पर सोने और हाथीदांत के सिंहासन पर बैठे थे और उसे देख रहे थे। जो भी तुम चाहो चुन लो, उसने अंत में कहा। दीवार से सबसे सुंदर मोतियों का एक हार लटक रहा था और हीरे और नीलम के एक हार, और उसके बीच एक पल के लिए झिझकने के बाद अबीले ने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया। लेकिन इससे पहले कि वह उसे छूती, उसकी नज़र चट्टान की दरार से दिखाई दे रहे आसमान के एक छोटे से टुकड़े पर पड़ी और उसका हाथ बगल में गिर गया। छोटे राजा लोग, मुझे एक बार फिर धरती पर जाने दो, उसने कहा। फिर राजा लोक ने खजांची को इशारा किया, जिसने कीमती पत्थरों से भरा एक खजाना खोला, जो किसी भी सांसारिक राजा द्वारा पहने जाने वाले पत्थरों से बड़े और अधिक चमकदार थे। जो भी तुम चाहो चुन लो, एबेल, राजा लोक ने फुसफुसाया। लेकिन अबेले ने केवल अपना सिर हिलाया। क्लेरिडीस के बगीचे में उसकी एक बूंद मेरे लिए उन सबसे अच्छे हीरो से भी ज्यादा चमकदार है, उसने जवाब दिया, और सबसे नीला पत्थर भी यूरी की आंखों जितना नीला नहीं है। और जब वह बोल रही थी तो राजा लोक के दिल में एक तेज दर्द दौड़ गया। एक पल के लिए उसने कुछ नहीं कहा, फिर उसने अपना सिर उठाया और उसकी तरफ देखा। केवल वही लोग धन के अधिकारी होने चाहिए जो धन को तुच्छ समझते हैं। यह मुकुट ले लो, अब से तुम बौनों की राजकुमारी हो। 30 दिनों तक भूमिगत क्षेत्रों में कोई काम नहीं हुआ, क्योंकि नई राजकुमारी के सम्मान में एक दावत रखी गई थी। उस अवधि के अंत में राजा अपने सबसे शानदार परिधानों में सजे धजे अबीले के सामने आए और गंभीरता से उससे अपनी पत्नी बनने का अनुरोध किया। छोटे राजा लोग, लड़की ने उत्तर दिया, मैं आपको वैसे ही प्यार करती हूँ जैसे आप हैं, आपकी अच्छाई और दयालुता के कारण, लेकिन मैं कभी भी आपको किसी और चीज की तरह प्यार नहीं कर सकती। राजा ने आह भरी। ये वही था जिसकी उसे उम्मीद थी, फिर भी उसकी निराशा बहुत बड़ी थी। हालांकि उसने इसे छिपाने की बहादुरी से कोशिश की, और यहाँ तक कि मुस्कुराते हुए उसने कहा, तो अबेले, क्या तुम मुझसे एक बात का वादा करोगी? अगर ऐसा कोई दिन आए जब तुम्हें पता चले कि कोई है जिससे तुम प्यार कर सकती हो, तो क्या तुम मुझे बताओगी? और बदले में अबेले ने वादा किया। इसके बाद, इस तथ्य के बावजूद कि हर कोई उसके प्रति पहले की तरह ही दयालु था, अबेले अब वह खुशमिजाज बच्ची नहीं रही जो अपना सारा दिन छोटे छोटे बौनों के साथ खेलकर बिताती थी। धरती के नीचे रहने वाले लोग सतह पर रहने वालों की तुलना में बहुत तेजी से बड़े होते हैं, और 13 साल की उम्र में लड़की पहले से ही एक महिला थी। इसके अलावा राजा लोक के शब्दों ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया था। वह कई घंटे अकेले बिताती थी, और उसका चेहरा अब गोल और गुलाबी नहीं था, बल्कि पतला और पीला। बौनों ने उसे उसके पुराने खेलों में लुभाने की पूरी कोशिश की, लेकिन ये सब व्यर्थ था। उन्होंने अपनी रुचि खो दी थी, और यहाँ तक कि उसका वीणा भी जमीन पर किसी का ध्यान नहीं गया था। लेकिन एक सुबह उसे लगा कि उसमें कुछ बदलाव आ गया है। वह सुंदर रेशमी कपड़ों से सजे कमरे से बाहर निकली, जहां वह अक्सर अकेली बैठती थी, और राजा के सामने पहुंची, और उसका हाथ पकड़कर उसे लंबे गलियारों से होते हुए एक ऐसी जगह ले गई जहां नीले आसमान की एक पट्टी दिखाई दे रही थी। छोटे राजा लोग, उसने कहा, उसकी ओर देखते हुए, मुझे अपनी माँ को फिर से देखने दो, नहीं तो मैं निश्चित रूप से मर जाऊंगी। उसकी आवाज़ कांप उठी, और उसका पूरा शरीर कांप उठा। यहाँ तक कि एक दुश्मन भी उस पर दया कर सकता था, लेकिन राजा, जो उससे प्यार करता था, ने कोई जवाब नहीं दिया। सारा दिन अबीली वहीं खड़ी रही, रोशनी को फीकी पड़ते और आसमान को पीला होते देखती रही। धीरे धीरे तारे निकल आए, लेकिन लड़की अपनी जगह से हिली नहीं। अचानक एक हाथ ने उसे छुआ। उसने चौंक कर चारों ओर देखा, और वहां राजा लोक था, जो सिर से पैर तक एक काले लबादे में ढका हुआ था, और अपनी बांह पर एक और लबादा पकड़े हुए था। इसे पहनो और मेरे पीछे आओ, उसने बस इतना ही कहा। लेकिन अबीली को किसी तरह पता था कि वह अपनी माँ से मिलने जा रही है। वे आगे बढ़ते रहे, उन मार्गों से होते हुए जहां अबीली पहले कभी नहीं गई थी, और आखिरकार वह फिर से दुनिया में आ गई। ओह, ये सब कितना सुंदर था! हवा कितनी ताज़ा थी, और फूलों की खुशबू कितनी मीठी थी। उसे लगा जैसे उसे खुशी से मर जाना चाहिए, लेकिन उसी क्षण राजा लोक ने उसे जमीन से उठा लिया, और
हालांकि वह छोटा था, उसे बगीचे के पार और एक खुले दरवाजे से शांत महल में ले गया। सुनो अबेले, उसने धीरे से फुसफुसाया, तुमने अनुमान लगा लिया है कि हम कहाँ जा रहे हैं, और तुम जानती हो कि मैं हर रात तुम्हारी माँ को तुम्हारा एक दृश्य भेजता हूँ, और वह अपने सपने में उससे बात करती है और उसे देखकर मुस्कुराती है। आज रात वो कोई दृश्य नहीं देखेगी, बल्कि तुम खुद देखोगे। बस इतना याद रखो कि अगर तुम उसे छूओगी या उससे बात करोगी तो मेरी शक्ति खत्म हो जाएगी, और वह फिर कभी न तो तुम्हें देख पाएगी और न ही तुम्हारी छवि को। इस समय तक वे उस कमरे में पहुंच चुके थे जिसे अबीली बहुत अच्छी तरह से जानती थी, और जब बौना उसे दहलीज के पार ले गया तो उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। बिस्तर पर लटके हुए लैंप की रोशनी में अबीली अपनी माँ को देख सकती थी, जो अभी भी खूबसूरत थी, लेकिन उसका चेहरा पीला और उदास हो गया था। जैसे ही उसने देखा कि उदासी गायब हो गई और उसकी जगह एक चमकदार मुस्कान आ गई, उसकी माँ की बाहें उसकी ओर बढ़ा और लड़की, उसकी आंखों में खुशी के आंसू भरे हुए, उनसे मिलने के लिए झुकी। जब राजा लोक ने जल्दी से उसे उठा लिया और उसे बौनों के राज्य में वापस ले गया। यदि राजा ने सोचा था कि एबेली के अनुरोध को स्वीकार करके वह उसे खुश कर देगा, तो उसे जल्द ही अपनी गलती का पता चल गया, क्योंकि लड़की पूरे दिन रोती रही और अपने दोस्तों द्वारा उसे सांत्वना देने के प्रयासों पर कोई ध्यान नहीं दिया। राजा लोक ने आखिरकार पूछा, मुझे बताओ कि तुम इतने दुखी क्यों हो? और अबेले ने उत्तर दिया, लिटिल किंग लोक और मेरे सभी दोस्त, आप इतने अच्छे और दयालु हैं कि मैं जानता हूं कि जब मैं मुसीबत में होता हूं तो आप दुखी होते हैं। अगर मैं ऐसा कर पाता तो मुझे खुशी होती, लेकिन यह मुझसे ज्यादा मजबूत है। मैं रो रहा हूं क्योंकि मैं यूरी डे ब्लेंचेलेंड को फिर कभी नहीं देख पाऊंगा, जिसे मैं पूरे दिल से प्यार करता हूं। यह मेरी माँ से अलग होने से भी ज्यादा बुरा दुख है, क्योंकि कम से कम मुझे पता है कि वो कहाँ है और क्या कर रही है, जबकि यूरी के लिए मैं यह नहीं बता सकता कि वह मर चुका है या जिंदा है। बौने सभी चुप थे। भले ही वे दयालु थे, लेकिन वे नश्वर नहीं थे, और उन्होंने कभी भी न तो बहुत खुशी महसूस की थी और न ही बहुत दुख। केवल राजा लोक को दोनों के बारे में कुछ पता था, और वो एक बूढ़े बौने से परामर्श करने के लिए चला गया, जो पहाड़ की सबसे निचली गहराई में रहता था, और उसके पास हर तरह के चश्मे थे, जिससे वह न केवल पृथ्वी पर बल्कि समुद्र के नीचे भी होने वाली सभी घटनाओं को देख सकता था। नूर, जैसा कि उसका नाम था, ने यूरी डी ब्लेंचेलेंड के बारे में कुछ भी जानने से पहले इनमें से कई चश्मे आजमाए। वह वहाँ है, उसने आखिरकार चिल्लाकर कहा। वह उंडिन के महल में बैठा है, महान झील के नीचे, लेकिन उसे अपनी जेल पसंद नहीं है, और वह दुनिया में वापस आकर महान कार्य करना चाहता है। ये सच था। क्लेरिडीज के महल को छोड़कर एबेले के साथ नीली झील पर जाने के बाद से 7 साल बीत चुके थे, और यूरी भी एक आदमी बन चुका था। जैसे जैसे वह बड़ा होता गया, वह हरे बालों वाली युवतियों के हाथों दुलार और लाड़ प्यार से उतना ही अधिक थक गया। आखिरकार एक दिन उसने उसे फेंक दिया। वह स्वयं को उंडिन रानी के चरणों में झुकाकर अपने पुराने घर लौटने की अनुमति मांगी। रानी नीचे झुकी और उसके बालों को सहलाया। हम तुम्हें नहीं छोड़ सकते, उसने धीरे से कहा। यहाँ रहो और तुम राजा बनोगे और मुझसे शादी करोगे। लेकिन मैं अबेले से शादी करना चाहता हूँ, युवक ने हिम्मत से कहा। लेकिन वह हवा से बात करना भी पसंद करता, क्योंकि अंत में रानी क्रोधित हो गई और उसने उसे एक क्रिस्टल पिंजरे में बंद करने का आदेश दिया, जो उसके लिए एक नुकीली चट्टान के चारों ओर बनाया गया था। यहीं पर राजा लोक ने नूर के चश्मे की मदद से कई हफ्तों की यात्रा के बाद उसे पाया। जैसा कि हम जानते हैं, बौने धीरे धीरे चलते हैं, और रास्ता लंबा और कठिन था। सौभाग्य से शुरू करने से पहले वह अपने साथ अपनी जादुई अंगूठी ले गया था, और जैसे ही वह दीवार से टकराए, क्रिस्टल पिंजरा ऊपर से नीचे तक फट गया। उस रास्ते पर चलो और तुम अपने आप को फिर से दुनिया में पाओगे, उन्होंने यूरी से कहा, और युवक का धन्यवाद सुनने की प्रतीक्षा किए बिना उस रास्ते पर चल पड़े जिस पर वह आया था। बोग, उसने कौवे पर सवार छोटे आदमी से, जो उससे मिलने आया था, चिल्लाकर कहा। जल्दी से महल में जाओ और राजकुमारी अबेले को खबर दो कि यूरी डी ब्लेंचेलेंड,
जो 7 साल तक उंडाइन्स के राज्य में बंदी रहा था, अब क्लेरिडीज के महल में वापस आ गया है। पहाड़ से बाहर आते ही सबसे पहले जिस व्यक्ति से योरी की मुलाकात हुई, वह दर्जी था जिसने महल में रहने के समय से ही उसके सारे कपड़े बनाए थे। इस पुराने दोस्त से, जो इतने सालों से खोए हुए छोटे मालिक को देखकर खुशी से पागल हो गया था, काउंट ने अपनी पालक माँ और एबेली की खबर मांगी। हाय मेरे स्वामी, आप कहाँ थे कि आपको यह नहीं पता कि राजकुमारी अबेले को बौने उसी दिन उठा ले गए थे जिस दिन आप स्वयं गायब हुए थे। कम से कम हम तो यही अनुमान लगाते हैं। उस दिन ने हमारी रानी पर कई निशान छोड़े हैं। फिर भी उसे आशा की एक किरण है कि उसकी बेटी अभी भी जीवित है, क्योंकि हर रात बेचारी माँ को एक सपना आता है जो उसे राजकुमारी के बारे में सब कुछ बताता है। वह भला आदमी गांव में 7 वर्षों में आए सभी परिवर्तनों के बारे में बताता रहा, लेकिन यूरी ने उसकी कोई बात नहीं सुनी, क्योंकि उसका मन अबेले के विचारों में व्यस्त था। आखिरकार वह होश में आया और अपनी देरी पर शर्मिंदा होकर वह डचेस के कमरे में पहुंचा, जिसने उसे अपनी बाहों में जकड़ रखा था, जैसे कि वह उसे कभी जाने नहीं देगी। लेकिन धीरे धीरे जब वह शांत हो गई, तो उसने उससे अबेले के बारे में पूछना शुरू किया और उसे बौनों की शक्ति से बचाने का सबसे अच्छा तरीका पूछा। तब डचेस ने उसे बताया कि उसने बच्चों को खोजने के लिए सभी दिशाओं में लोगों को भेजा था। जैसे ही वे गायब पाए गए, और उनमें से एक ने दूर पहाड़ों पर छोटे आदमियों के एक समूह को देखा था, जो जाहिर तौर पर एक झुंड को ले जा रहे थे। वो उनके पीछे भाग रहा था, जब उसके पैरों के पास उसने एक छोटी साटन की चप्पल देखी, जिसे उठाने के लिए वह झुका। लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, बौनों में से एक दर्जन ने मक्खियों की तरह उस पर हमला कर दिया और उसके सिर पर तब तक वार किया जब तक कि उसने चप्पल नहीं गिरा दी, जिसे वे अपने साथ ले गए, जिससे बेचारा आदमी दर्द से चक्कर खा रहा था। जब उसे होश आया तो पहाड़ पर मौजूद समूह गायब हो चुका था। उस रात जब सब सो रहे थे, यूरी और उसका पुराना नौकर फ्रांकोर चुपके से शस्त्रागार में घुस गए और चेन कवच के हल्के सूट पहन लिए, हेलमेट और छोटी तलवारें पहन ली, सब कुछ पूरा। फिर वे 2 घोड़ों पर सवार हुए जिन्हें फ्रांकोर ने जंगल में बांध रखा था, और बौनों के राज्य की ओर चल पड़े। 1 घंटे की कठिन सवारी के बाद वे उस गुफा के पास पहुंचे जिसके बारे में फ्रांकोर ने बचपन से सुना था कि वह धरती के बीचों बीच जाती है। यहाँ वे घोड़े से उतरे और सावधानी से अंदर घुसे। उन्हें उम्मीद थी कि बाहर जितना अंधेरा था उतना ही अंधेरा भी होगा, लेकिन वे कुछ ही कदम चले थे कि अचानक एक तेज रोशनी ने उन्हें लगभग अंधा कर दिया, जो एक तरह के पोर्टिकुलस दरवाजे से आ रही थी, जिसने उनके सामने का रास्ता रोक दिया था। तुम कौन हो? एक आवाज ने पूछा, और काउंट ने उत्तर दिया, योरी डे ब्लेंचलैंड, जो एबेले डे क्लेरिडिस को बचाने के लिए आई है। और इन शब्दों के साथ ही गेट धीरे से खुला और दोनों अजनबियों के पीछे बंद हो गया। यूरी ने अपने दिल में डर की ऐंठन के साथ आवाज सुनी, फिर जिस निराशाजनक स्थिति में वह था, उसने उसे हिम्मत दी। पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। अब वो उसके सामने खड़ा था, और उसके सामने बौनों की एक बड़ी सेना खड़ी थी, जिसके तीर उसके चारों ओर ओलों की तरह गिर रहे थे। उसने उन्हें दूर भगाने के लिए अपनी ढाल उठाई, और जैसे ही उसने ऐसा किया, उसकी नज़र एक छोटे आदमी पर पड़ी जो बाकी लोगों से ऊपर एक चट्टान पर खड़ा था। उसके सिर पर एक मुकुट था और कंधों पर एक शाही लबादा था। एक पल में यूरी ने अपनी ढाल फेंक दी और आगे बढ़ गया, इस बात की परवाह किए बिना कि उसके चारों ओर अभी भी तीर गिर रहे थे। ओह, क्या ये तुम हो? क्या ये सचमुच तुम हो, मेरे उद्धारकर्ता? और क्या ये तुम्हारी प्रजा है जो अबेले को बंदी बनाकर रखती है, जिसे मैं प्यार करता हूँ? मैं राजा लोक हूँ, जवाब मिला। और लंबी दाढ़ी वाले व्यक्ति ने उत्सुक युवक पर अपनी नजरें गड़ा दी। अगर एबेल इतने सालों तक हमारे साथ रही है, तो उनमें से कई के लिए वो काफी खुश थी। लेकिन बौने, जिनके बारे में तुम इतना कम सोचते हो, एक न्यायप्रिय लोग हैं, और वे उसे उसकी इच्छा के विरुद्ध नहीं रखेंगे। राजकुमारी से विनती करो कि वो यहाँ आने के लिए इतनी दयालु हो, उसने रग की ओर मुड़ते हुए कहा। सन्नाटे के बीच अबीले ने विशाल स्थान में प्रवेश किया और अपने चारों ओर देखा। पहले तो उसे दीवारों पर बैठे और बड़े हॉल के फर्श पर भीड़ लगाए हुए बौनों की एक विशाल भीड़ के अलावा कुछ नहीं दिखा।
फिर उसकी नज़रें यूरी से मिली और अपने दिल से निकली चीख के साथ वो उसकी ओर दौड़ी और खुद को उसके सीने पर फेंक दिया। ए बेली, राजा ने एक क्षण तक उसे देखते हुए चेहरे पर पीड़ा के भाव के साथ कहा, क्या ये वही आदमी है जिससे तुम विवाह करना चाहती हो? हाँ, लिटिल किंगलोक, ये वही है और कोई नहीं। और देखो मैं अब कैसे हंस सकती हूँ और कितनी खुश हूँ। और यह कहते हुए वह रोने लगी। चुप रहो, अबेले, आज कोई आंसू नहीं होने चाहिए, यूरी ने उसके बालों को धीरे से सहलाते हुए कहा। आओ, अपनी आंखें पोंछो और राजा लोक का धन्यवाद करो, जिसने मुझे उंडाइन्स के राज्य में पिंजरे से बचाया। जब यूरी बोल रही थी, तब एबेली ने अपना सिर उठाया और उसके चेहरे पर एक तेज चमक आ गई। आखिरकार उसे सब समझ में आ गया। तुमने मेरे लिए ऐसा किया, वह फुसफुसाए। लिटिल किंगलोक, इसलिए उपहारों से लदी हुई और पछतावे के साथ अबीले घर चली गई। कुछ ही दिनों में शादी हो गई, लेकिन वह कितनी भी खुश क्यों न हो, और चाहे वह कितनी भी व्यस्त क्यों न हो, एक भी महीना ऐसा नहीं बीतता था जब एबेली बॉनो के राज्य में अपने दोस्तों से मिलने न जाती हो।